नहीं, मैंने अपने यहाँ कर दिया ना, मत करो। हेलो 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 हेलो, हाय। हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल से मेंस स्टार्ट हैं और आज की क्लास बहुत ज़रूरी हो गई थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बताना ज़रूरी थी, जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। उन चीज़ों पे बात करने के लिए मुझे आना था, तो मैं आया हूँ। जबकि आज आप सभी जानते हैं कि मैं किन चीज़ों से हम या हमारे बच्चे सब गुजर रहे हैं, बट उन सब चीज़ों के बीच में पढ़ाई भी करनी है और कुछ छोड़ना भी नहीं है। तो मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा था कि मैं पूरे मैथ्स का रिवीजन कराऊंगा और मैं नहीं करा पाया, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि प्री एग्ज़ाम से जस्ट पहले मैंने 2 लाइव किए थे। ठीक है, मैं आपको वो लाइव दिखा भी देता हूँ कि कौन कौन से थे। वो वीडियो आपको 2x की स्पीड पे देखनी है, ताकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी रिवाइज हो जाएं और कुछ ना बचे। मेरी गुजारिश रहेगी आपसे, और माफ़ी भी चाहूँगा कि मैं बच्चों को न्याय दिलाने में था, तो मैं नहीं ये वाली वीडियो लाइव पढ़ा पाया। बट मैं यही सब चीज़ें पढ़ाता, थोड़ा बहुत कुछ और ऐड करता, बट कोई बात नहीं, अब नहीं हो पाया। तो प्लीज़ आप ये 2 वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? कौन से हैं वो 2 वीडियो? ये आप देखिए, देखिए ये 2 वीडियो हैं, जहाँ पे एक तो ये वाला वीडियो, एक बार मैं दिखा देता हूँ। एक तो ये वाला वीडियो जहाँ पे लिखा हुआ है ये 1 घंटा 18 मिनट का है। 2x की स्पीड पे देखोगे तो 39 मिनट लगेंगी। नहीं, 39 भी क्यों लगेंगी, आधा घंटा और 39 मिनट लगेंगी अगर 2x की स्पीड पे इसको देखोगे, जिसमें अर्थमेटिक के सभी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है एक ही वीडियो में। ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि आपको देख के जानी है, ठीक है? होगी स्टार्ट, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप देखेंगे एडवांस मैथ्स के सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक वीडियो में। तो एडवांस मैथ्स के सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 1 घंटे 44 मिनट की वीडियो है। इसको अगर आप 2x की स्पीड पे या 2.5x की स्पीड पे देखोगे तो लगभग ये 45 से 50 मिनट में खत्म हो जाएगी। ठीक है, 45 से 50 मिनट में। मैं आप सबको फिर से एक बात बताना चाहता हूं कि मैं किन्हीं कारणवश, आप सबको भी पता है, आपको साथ देने के उसमें ये वक्त नहीं निकाल पाया कि आपको फिर से लाइव पूरे मैथ्स का रिवीजन कराऊं। तो ये 2 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने जस्ट प्री से पहले ली थी। ठीक है, तो एक वीडियो तो ये है कि अर्थमेटिक के सभी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन 2x की स्पीड पे 39 मिनट इसको रिवाइज करने में लगेंगे, 1 घंटा इसको, यानी 1.5 घंटे में लगभग आप पूरा गणित रिवाइज कर लोगे। 1.5 घंटे में 51 मिनट 39 मिनट। तो मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आपको ये दोनों वीडियो देखने हैं अभिनव मैथ्स यूट्यूब चैनल से। अब रही बात स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स का एक वीडियो आपको 3.5 घंटे का मिला, आपने पढ़ा भी। और जो मैंने कल पढ़ाया था और जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, इतना काफ़ी है। कुछ एक चीज़ें जो मेरे को डाउट है कि ये सिलेबस से थोड़ा सा हटके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि हम सेंट्रल टेंडेंसी पूछते हैं। अब ये मीन मॉड मीडियन ना पूछ के इस मीन मॉड मीडियन का ग्राफ पूछ सकते हैं, कोई रिश्ता आपसे पूछ सकते हैं, कुछ भी ये पूछ सकते हैं। तो उस पर मैं आज की क्लास में बात कर रहा हूं। वक्त ना होने के बावजूद भी बात करनी जरूरी है और आपको ये वीडियो देख के भी जाना है। जैसे एक तो ये बात करनी है कि आप जब मीन निकालते हैं, अब जैसे ये सवाल है और आप इस सवाल में मीन निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? आप क्या करते हैं, इसको ले लिया आपने 10 और 12 के बीच में 11 ले लिया, मिड पॉइंट ले लिया आपने 11, और ये कितना हो जाएगा 13। अब आपको पता है 2-2 के गैप पे 15, आपको पता है कितना 17, आपको पता है कितना 19। आपने 11 को गुणा किया 66, आपने 13 को किया 13 8 104, आपने 15 में 5 75, 17 में 7 119, 19 चौक 76, ये आपने किया। इन सबको आपने जोड़ दिया। थोड़ा मुश्किल भी है जोड़ना, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आप देखेंगे 66 प्लस 104 प्लस 75 प्लस 119 प्लस 76, यानी ये हो गया जी 440। और इस 440 को अब आप क्या करेंगे, भाग कर देंगे इससे। 6 और 4 10, 8 7 15, 25 और 5 30 से भाग कर देंगे, और 30 से भाग करने का मतलब उत्तर आ जाएगा 14.67। ये आ जाएगा उत्तर 14.67।
लेकिन आप एक बात समझिए कि अगर सवाल इस तरीके का आ गया, आप मेरी बात ध्यान से समझना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग की चीज़ें होंगी नहीं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आप सोचें कि बिना दिमाग की चीज़ें हो जाएंगी, तो भाई नहीं हो पाएंगी बिना दिमाग की चीज़ें। नानी याद आ जाएगी आपको, बिना दिमाग के करने की कोशिश करेंगे। अब मान लेते हैं सवाल आ गया ऐसा, अब आप ही मुझे बताओ कि इसका मिड पॉइंट निकालना वो अपने आप में कितना मुश्किल है। कि भाई आपने इसका मिड पॉइंट निकाल दिया 274.5, यही अपने आप में मुश्किल है। फिर आप अगला देखेंगे कि जी कितने कितने का गैप है, तो आप कहेंगे 24 का गैप है, तो ये 298.5, फिर 322.5। ठीक है, आप ऐसे मिड पॉइंट निकालेंगे, बट इनकी गुणा करना आपस में और फिर भाग करना, आपको नहीं लगता कि बहुत नानी याद आने वाली चीज़ है? टेबल रख देना, है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी ये तो नानी याद आने वाली चीज़ है, ये हमसे नहीं हो पाएगी। जब नहीं हो पाएगी तो फिर आपको तरीका भी सीखना पड़ेगा कि इस तरीके के सवाल को हमें कैसे करना है। तो मैं इस छोटे से सवाल से तरीका बता दे रहा हूँ, बड़े सवाल में आप तरीका खुद लगा के देखेंगे। ठीक है, मैं देख के लिख दूंगा क्योंकि एक ही क्लास है, वक्त कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो मैंने क्या कहा कि हमें कैसे इस सवाल को करना है। ठीक है, तो हमें कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं ऐसे सवाल को करने के लिए, पहले ना हम एक चीज है और वो है एक्स आई, ये हम निकालते हैं। ठीक है, एक्स आई सबसे पहले हम निकालेंगे। तो मुझे आप एक बात बताओ बस, आपने क्या किया, इसका मिड पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा। तो आपने मिड पॉइंट लिखा कि भैया 11, 13, 15, 16, 17 और 19। हाँ बोलिए। हम्म, अब जरा, अब मैं क्या कहता हूं कि हमने एवरेज मान लिया किसको, इस 13 को हमने एवरेज मान लिया। 13 को हमने एवरेज माना, तो ये जो 13 है, अब हम क्या करते हैं, एक चीज निकालते हैं हम। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको सही लगेगा। रुको, ठीक है। अब हम एक चीज निकालते हैं, वो होती है यू आई बराबर एक्स आई माइनस ये जो एवरेज आपने लिखा है 13, और बटे जितनी ये टोटल फ्रीक्वेंसी है, तो नहीं सॉरी, जितना इनका गैप है, तो आप देख रहे हैं 2 2 का गैप है, बटे 2, ये करते हैं। ठीक है, तो अब एक्स आई क्या है आप देखना जरा ध्यान से, तो बड़े आसानी से आप निकाल पाएंगे। आप कहेंगे कि जी ये हमारा एक्स आई है। आपने कहा 11 में से 13 जाएगा तो -2, -2 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। अब आपने कहा 13 में से भाग किया तो ये 0 आ गया। आपने 15 में से किया तो ये 1 आ गया। हमेशा क्या होगा, अगर -1 आया तो उससे आगे 1 आएगा। 17 में से भाग किया तो 4 बचेगा तो 2 आ गया। 19 में से किया तो 3 आ गया। वो सीक्वेंस में ही चलेगा। तो आपको कभी देखने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो -1 इसी तरीके से बनेगा। हमेशा ये जो आएगा ये -1, 0, 1, 2, 3, या फिर ये कैसा आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2। तो यानी ये निकालने में हमारा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब देखना, ये शिफ्टिंग है एक तरीके से और कुछ नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस नंबर की और इसकी गुणा करते हैं और हम क्या करते हैं एफ आई यू आई निकालते हैं। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो हम एफ आई और यू आई निकालते हैं। तो आपने कहा ये आ गया जी -6, ये 0, ये 5, ये 7 दूनी 14, 4 तिया 12, ये कितनी हो गई जी 14 12। आपने कहा 26 और -1 करेंगे तो 26 और -1 यानी प्लस का 25 आ गया, 25। अब हमारा उत्तर क्या होगा, तो आपको पता है उत्तर होगा जी हमारा, उत्तर देख लो ध्यान से। हम बोलेंगे कि जो हमारा मीन है एक्स बार है वो होगा 13, तो ये रहेगा रहेगा। अब इसमें कितना चेंज आया प्लस, तो हम बोलेंगे जी कि जो इंटरवल था वो कितना है, तो आपने कहा वो इंटरवल है 2, 2 गुणा
और ये जो 25 आया है, पहले एक बार चेक भी कर लो 25 सही है कि नहीं। -1 -6 था, 0, 5 एकम 5, 7 दूनी 14, 4 तिया 12, तो मैंने कहा 14 और 12 26, और 26 में से -1 गया तो 25, 2 गुणा 25 बटे फ्रीक्वेंसी कितनी है टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है आप बताओ। तो आप कहेंगे 6 4 10, 10 8 18 और 12 30 है, टोटल फ्रीक्वेंसी 30 है। आपने कहा कि जी 2 से ये 15 बार कट गया, और 25 25 और 5 तिया 15, तो 13 + 5/3, 5/3 मतलब 1.66, ये आ गया 14.66। तो आपको ये मेथड भी सीखना पड़ेगा। अगर आप ये मेथड नहीं सीखते तो आप बड़े सवाल नहीं कर पाएंगे जैसा आगे दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा आगे वाले सवाल की भी हिंट दे के छोड़ देता हूँ, या तरीका बता के छोड़ देता हूँ, ताकि आप और अच्छे से इस बात को समझ पाए। ठीक है, और अच्छे से इस बात को समझ पाए। इंदिरा कह रहा डबल वॉइस आ रही है। इंदिरा आप ऊपर से बंद कर लो, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम कम है, मैं ज़्यादा बात नहीं सुनूंगा। अब आपने देखा जैसे हमने ये निकाला, तो अब इसमें तो कुछ नहीं, हम 24 24 जोड़ते गए, 322 था, 322 के बाद कितना आ गया 346.5 आ गया, फिर 24 जोड़ा तो 370.5 आ गया, फिर जोड़ा तो 394.5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो UI निकालना है, और UI क्या होता है हमारा XI, और मान लेते हैं कि हमने इसको एवरेज मान लिया है इसको। तो फिर हमने अगर इसको एवरेज मान लिया है तो हम लिखेंगे कि XI -346.5 बटे, और इनका गैप कितने का है तो आपको पता ही है पहले से 24 का है, तो बटे 24। अब आपको पता है पहले वाले में से घटाएंगे तो ये आ रहा है जी, पहले वाले में से 46 और 26, 72 24 से कटा तो -3 आ रहा है। अब जैसे आपको एक बार पता चल गया कि ये -3 आ रहा है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप चेक मत करो, अब आप सीधे लिखो एक एक जोड़ के, -2 -1 0 1 2 और 3, नहीं 1 2 तक ही आएगा, बस 2 तक ही आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये फ्रीक्वेंसी है, तो हम FI/UI निकाल लेते हैं। FI/UI तो आपने कहा -3, 14 दूनी -28, -16 0, 26 एकम 26, 15 दूनी 30, टोटल कितना आ गया, 30 में से 28 गए 9, 26 में 16 गए 10, 10 में से और एक गया क्योंकि -3 है, तो ये आ गया जी 9 आ गया। कोई कठिनाई नहीं हुई निकालने में। तो मीन कितना आ जाएगा, अब आप बोलेंगे मीन आ जाएगा जी 346.5 + 24, और ये सम दे रखा है टोटल 100, तो हमें कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है। 100 9/100, 24 निम्मा 216 होता है, 100 से कटेगा 2.16 आ जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ उत्तर आएगा 348.66, यही सवाल का आंसर है। आपने देखा कि मीन निकालने में भी मुश्किल सवाल आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो निकाल पाएंगे अब मीन। आपको ये बात पता चल गई कि जो UI आएगा वो पहले वाला निकालना है, उसके बाद सब में एक एक जोड़ते जाएंगे। -3 है से शुरुआत हुई है तो -2, और वो होगी। देखो आपको चिंता नहीं करनी। आप देखो एक चीज, हमने यहाँ पे कहाँ पे माना था, ये यहाँ पे, यानी इससे पहले कितनी टर्म थी, एक, तो -1 से शुरुआत हो गई। समझना, ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक है कुछ नहीं, वो तो घटाने वाली बात है ना, सीक्वेंस में सब कुछ। 346.5 से पहले कितनी टर्म थी, 1 2 3, तो यहाँ पे डायरेक्ट -3 आएगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्ट -3 आएगा। बोलो ये बात समझ में आई। कभी भी मीन निकालने के लिए आ जाएगा तो चिंता तो नहीं होगी। अगर आप मीन इस संख्या को मानते तो यहाँ पे -2 से शुरुआत हो जाती। बोलो भाई,
अगर मीन निकालने को आता है और मुश्किल डेटा पे आता है तो कर पाएंगे? मुश्किल डेटा पे आता है तो कर पाएंगे?
बोलो भाई। तो एक सवाल मीडियन का भी कर लीजिए, मीडियन का भी कर लीजिए एक सवाल। मीडियन माध्यिका, माध्यिका कैसे निकलेगी, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। जब भी माध्यिका पे सवाल आ रहा है वो भी ग्रुप है, ऐसे ग्रुप दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। माध्यिका पे 2-3 सवाल करेंगे, ये ग्रुप दिया हुआ है, कितने का, 10-10 का है, 160 से 170 का ग्रुप है। तब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। सबसे पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो आपने कहा ये 20 है तो 20 ही रहेगी, ये 130 हो जाएगी, ये 130 और 130 260 हो जाएगी, 260 और 80 कितना होगा, 340 और 60 400 हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ जो इसका फॉर्मूला होता है, माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, मीडियन का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस n/2 माइनस CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे F फ्रीक्वेंसी इंटू H। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए दो चीजें होती हैं यहाँ पे, मेरी ये कॉपी मैडम उठाना एक बारी ना, ये वाली। एक होती है मॉडल क्लास, एक होती है मॉडल क्लास, एक होती है मीडियन क्लास, नई वाली मैडम। ये आप तो होशियार है ना पढ़ने में इतनी, फिर क्या मतलब है अगर होशियारी नहीं है तो, ठीक है। चलो बात समझ के, दो चीजें होती हैं। आप कमेंट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा फिर लाइव क्लास करने का ना। देख पा रहे हैं ना रामकरण जी। अब देखिए यहाँ पे जो है n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हम सबसे पहले n निकालते हैं। तो आप कहेंगे जी टोटल फ्रीक्वेंसी इसका सम, और सम वो जो ये लास्ट में आ रहा है ना वही इन सब का सम होगा, क्योंकि हम जोड़ते गए, 20 में 110 जोड़ा है, 110 में 130 जोड़ा है, वो n 400 है। अब n 400 है तो फिर हम n/2 निकालते हैं, n/2 कितना है, 200। अब 200 से जो भी बड़ी है, समझना ध्यान से, 200 से जो भी बड़ी है फ्रीक्वेंसी वही हमारी मीडियन क्लास है। तो आपने कहा कि जी यहाँ पे 200 से बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो 260 है, तो ये हमारे लिए मीडियन क्लास है। ध्यान से समझना, ये हमारे लिए मीडियन क्लास है। और इस मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्लास है वो मॉडल क्लास है, ठीक है। तो अब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है ये, और ये मॉडल क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों चीजें हमें समझनी है। अब ये L जो है वो लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की। तो अब मीडियन क्लास 260 वाली है तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, तो आपने का लोअर लिमिट होगी जी 180 होगी, प्लस n/2 कितना है, 200। अच्छा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है कुमुलेटिव, तो आपने का 130। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 130। ये कोइंसिडेंस है, आप ये मत समझना ये 130 130 इक्वल कैसे आ गई, ये कोइंसिडेंस है। ये h क्या है, इंटरवल है। तो आप ही बताइए इंटरवल कितने का है, आपने कहा इंटरवल 10 का है। अगर आपने वो वीडियो देखी है जो हमने आपको दी है तो आपको समझ में आई भी होगी ये बात, ठीक है। 0 से 0 कट गया भाई, ये आ गया जी 180 प्लस ये 70 13 में से घटेगा, 13 में 5 65, 5 बचेगा, 13 चौका 52, 185.4 मीडियन आ जाएगी। मैं 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगी ये बात, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। मैं 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको 1% चिंता नहीं करनी है। जो बताऊंगा आज की क्लास में उम्मीद रखिएगा कि इससे जरूर फंसेगा सवाल, ठीक है।
आवाज़ आ रही है आप सबको? देखना एक बारी जरा, माइक गिर गया था, ना आ रही हो तो फिर बता देना, ठीक है। मैं 2 सवाल पूछता हूँ यहाँ पे, 2 सवाल जरूरी है मीडियन पे पूछना। ये जरा देखना सवाल आप, ठीक है। तो अब आप देखना, जैसे ये सवाल हमसे पूछा है इन्होंने, मीडियन पूछा है, मीडियन इनकम पूछा है, बिलो 100, 100 से 150, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो मैंने कहा सबसे पहले हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, CF। तो आपने कहा ये 1, 20 और 1, 21, 21 और 42 कितना होगा? तो मैं अब थोड़ा जल्दी जल्दी लिखता रहूँगा, बताऊँगा नहीं, ठीक है। 63 और 55 118 और 62 180, 225, 255, 280, 295, 313, 323 और 325। अभी याद हो जाएगा क्लास के बीच में, ठीक है। यानी यहाँ पे n कितना आ गया, n/2 निकालना है डायरेक्ट। तो आपने कहा 325/2 बराबर 162.5। अब 162.5 से जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो आप कहेंगे वो है 180। 180 वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है, यानी 250 से लेकर के 300, ये 180 वाली फ्रीक्वेंसी है। ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हो गई। अब मीडियन कैसे निकलेगी? तो आपको पता है इसकी लोअर लिमिट लेनी है। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है? आप कहेंगे 250 है, प्लस n/2 कितना है? तो आप कहेंगे 162.5 है। अब इसमें से क्या घटेगा? जो एक क्लास पहले की फ्रीक्वेंसी है यानी 118 है, ये वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 118 यहाँ पे सेम नहीं है। और नीचे इस क्लास की फ्रीक्वेंसी वो कितनी है? 62। क्लास का डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे वो है 50। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 285.89। दीपक सिंह, उसके लिए मुझे टाइम लगेगा। अभी भी हमारे 8 बंदे कोर्ट में खड़े हुए हैं, सोचो। ऊपर से मेरा दिशा निर्देश। आपने आज तक कभी सुना है कि कोई कोर्ट गया हो और पहली हियरिंग में ही उसको कुछ मिल जाए? क्योंकि किसी वकील को कोई मतलब नहीं है आपके फ्यूचर से, उनको अपने पैसे से मतलब है। आप समझ रहे हो? अब आ रही है आवाज? ठीक है। अब देखो इसमें पता है एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि पहले इसमें ना फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी।
आप समझ रहे हो कि इसमें फ्रीक्वेंसी निकालना अपने आप में बड़ी बात है। एक बात बताओ, आप एक तरफ कह रहे हो कि जी 10 से बड़े 70 हैं, 10 से बड़े 70 हैं और 20 से बड़े 62 हैं, यानी 0 से 10 में मैं अब इसको चेंज कर रहा हूँ और इसको बना रहा हूँ 0 से 10, इसको बना रहा हूँ 10 से 20, इसको बना रहा हूँ 20 से 30, इसको बना रहा हूँ 30 से 40, इसको 40 से 50, इसको 50 से 60, इसको 60 से 70, इसको 70 से 80, इसको 80 से 90। ठीक है, तो अब 0 से 10 में कितने बच्चे आएंगे आप ही बताओ। तो आप कहेंगे कि जी 0 से 10 में अगर 20 से बड़े 10 से बड़े 70 हैं और 20 से बड़े 62, यानी 10 तक जो आएंगे वो केवल 8 लोग आएंगे आएंगे अब बस घटाते जाओ, 8 लोग यहां तक आ गए, अब बचे 62 लोग। 62 से बड़े ऊपर कितने, फिर 20 से बड़े 50, तो 62 में से 50 घटा दो, कितने आ गए 12। 50 में से 38 घटा दो 12, 38 में से 30 घटा दो, अब मैं लिखता जा रहा हूं 8 6 7 8 5 और 4। ये था बस इसमें पंगा, और कुछ नहीं था। समझ गए, इसमें बस और कुछ नहीं था, इतना सा पंगा था। क्लियर है बात? नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये आ गए। अब हम क्या निकाल लेते हैं इसकी, कि हमने देख लिया कि यार ये 0 से, अब हम इसकी निकालते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। सी एफ कैसे निकलेगी, तो आप कहेंगे 8 और 12, 8 आएगी पहले, तो 8, फिर 12 20 32 40 46 53 61 66 70, ये आ जाइए। आपने कहा कि जी n कितना है टोटल, अगर n निकाल रहे हैं हम तो यहाँ, तो आपने कहा n आ रहा है जी 70, n/2 कितना है 35, 35 से जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है 40, ये हमारी क्या हो गई, क्लास हो गई, मीडियन क्लास। अब बस फॉर्मूला लगा दिया, मीडियन क्या आ जाएगी, इसकी लोअर लिमिट कितनी है, तो आप कहेंगे लोअर लिमिट है 30, 30 प्लस n/2 कितना है 35, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 32 बटे उसकी फ्रीक्वेंसी 8 गुणा अंतर कितना है इंटरवल 10 का, तो ये आ गया 30 प्लस 30 बटे 8, 8 दूनी 24, 8 सत्ते 56, 32.7 उत्तर आ गया। अरे 32.7, लेकिन ये 40 था ना, 30 से 40 हमने गलत तो नहीं लिख दिया, 8 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, लोअर लिमिट 30 है ना इसकी, लोअर लिमिट 30 है 40 है, सही किया है, 32.7 ही आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 10 था, हमसे गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी एक। सर 10 से शुरू होगा, ग्रेटर देन 10 था, शिट, मैंने उसको लेस देन समझ लिया ना, बदतमीज को। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, देखना, ये ग्रेटर देन 10 है, यानी 10 से 20 है, करेक्ट कर लेना जरा, 10 से 20 है ये वाला, ये 20 से 30 है, तो फिर तो हम ऐसे लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी अब 40, लोअर लिमिट 40 प्लस 35 माइनस 32 गुणा 10, तो ये 8 तिया 24 है, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 43.75 उत्तर आ जाए। कर लेंगे कभी मीडियन पे इस तरीके से सवाल आएगा तो, कभी मीडियन पे इस तरीके से सवाल आएगा तो कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
ये देखना, ऐसा सवाल आया था इसमें, वर्ग अंतराल और उनकी संबंधित आवृत्तियों के साथ आवृत्ति वितरण तालिका के रूप में प्रस्तुत डेटा के एक सेट का मोड इतना दिया हुआ है, मॉडल वर्ग की निचली सीमा दे रखी है, मॉडल वर्ग यानी वही मॉडल क्लास की आवृत्ति दे रखी है, मॉडल वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की आवृत्ति दे रखी है, और मॉडल वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग के अंतराल की आवृत्ति दे रखी है। तो मॉडल वर्ग की चौड़ाई क्या है ये पूछ रहा था, मॉडल वर्ग की चौड़ाई क्या है ये पूछ रहा था। मॉड दिया था 48.5। तो आप में से कितने लोगों को मॉड का फॉर्मूला ठीक ठीक आता है ये बताइए, कितने लोगों को आता है। मॉड बराबर, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मॉड बराबर एल यानी लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये एच पूछ रहा है। अब ध्यान से सुनना, जो ये मॉड है ये हमें सवाल में दिया हुआ है 48.5। अच्छा, लोअर लिमिट कितनी दे रखी है आप देखो जरा, द लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास इज 46.5। तो मॉडल क्लास की ये 46.5 दे रखी है, क्योंकि मॉड निकाल रहे हैं तो मॉडल क्लास की बात करेंगे, मीडियन निकाल रहे थे तो मीडियन क्लास की बात कर रहे थे, अब यहाँ मॉड क्लास की तो उसकी लोअर लिमिट आएगी। अब इन्होंने दिया था फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज 34। तो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी F1 है, और वो कितनी दे रखी है, 34 दे रखी है, 34। F1 हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो 34 दे रखी है, ठीक है। उसके ठीक पहले वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो हमारी F0 है, वो 32 दे रखी है। नीचे 2F1 यानी 2 गुणा 34 68, माइनस F0 कितना है 32, माइनस उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक बाद वाले की, तो आपने कहा वो 25 है। एच हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है मॉड का। आपने कहा ये इधर आएगा तो 2 बचेगा, 2 बराबर यहाँ पे भी कितना बच रहा है 2, और नीचे कितना है 68 में से 25 और 32 57 होगा, 57 मतलब 8 दिया 11, और एच, तो आपने कहा 2 से 2 कट गया, एच जो है वो 11 आ रहा है। यही इस सवाल का उत्तर था, ऐसा सवाल पूछा गया मेंस के अंदर। तो हमें ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हमने 2 फॉर्मूले अभी की क्लास में याद किए, एक तो ये मीडियन का फॉर्मूला याद किया, पहले मॉड का किया कि मॉड कैसे निकलेगा ये हमने देखा, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस कंसेप्ट समझा, एक ट्रिक समझी कि जितने ऊपर होगा उससे वो -3 है, रिवाइज कर लेना है। उसके बाद ये फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस उस क्लास से पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी बटे उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन निकालना है, और मॉड निकालना है तो मॉड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2। यहाँ पे F1 क्या है, उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, और FO और F2 क्या है, उसके पहले और बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है, L लोअर लिमिट है। सर मिक्सचर का क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं हो रहा, आंसर लाते लाते हाथ पैर फूल जा रहा है, ऐसा कौन सा सवाल है मिक्सचर का जो नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये मॉड पूछ रहा है, ये CGL 2024 में आया है, मॉड पूछ रहा है, तो मॉड कैसे निकालेंगे। एक तो इस सवाल में ट्रिक लग रही थी वो समझो। मॉड आपको पता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको मॉड कहते हैं, वही मॉड है जो सबसे ज़्यादा बार जिसका रिपीटेशन हो रहा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है वो 11 वाली क्लास का हो रहा है, यानी जो भी मॉड रहेगा वो इस 25 और 30 के बीच में रहेगा, क्योंकि 25 प्लस आएगा समथिंग। हमारी मॉडल क्लास कौन सी है, यही है मॉडल क्लास, तो 25 प्लस करेंगे, और 25 प्लस करेंगे तो एक ही ऑप्शन था 25 प्लस में, वो था 28.33। फिर भी हम इसका मॉड निकालना सीख लेते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो मॉड कैसे निकलेगा, मॉड बराबर, तो आपको पता है मॉड, ये मॉडल क्लास हो गई हमारी, तो 25 प्लस इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 11, इससे पहले वाली क्लास की 9 बटे 11 दूनी 22 माइनस इससे अगले वाली की 10 माइनस 9, यही है, इंटू एच कितना है 5। तो आपने कहा 25 प्लस 11 माइनस 9, 2 पंजे 10 बटे 3, ये आ गया जी 28.33। मुझे नहीं लगता मॉड निकालने में किसी प्रकार की तकलीफ किसी बच्चे को आएगी। आएगी क्या किसी बच्चे को कोई तकलीफ, नहीं लगता आएगी।
और बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है तो। मॉड निकालना आप सीख गए। अच्छा, ये मानक विचलन निकालना आता है आपको या नहीं आता? स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे हम कई सारे सवाल स्टैंडर्ड डेविएशन पे करेंगे। जब भी ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले हम निकालते हैं मीन। सबसे पहले हमने मीन निकाला एक्स बार, तो मीन आ जाएगा जी 5 और 3 9 और 7 और 4 11, यानी 20 19 19/4 यानी 4.75, या 19/4 ही लिखा रहने देते हैं इसको, ठीक है। अब हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वेरिएंस का अंडर रूट होगा, तो वो वेरिएंस निकलेगा कैसे वो देखो। तो वो हम निकालेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, इन सब में से, इस एक्स बार में से इन सबको घटाएंगे, तो 4 पंजे 20, 1/4 आएगा, उसका स्क्वायर 1/16, 4 तिया 12 घटेगा 7 बटे, तो 49/16, प्लस 4 चौक 16, 3 तिया 9/16, 7 चौक 28, 28 19 में से जाएगा 9, 81/16। मैं आपको बता भी देता हूं कि ये क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये हमें निकालना है, ठीक है। और अपॉन एन जितना है, तो कितना है अपॉन में, तो आप कहेंगे 4, तो ये आ गया जी 140/64 आ गया। अब 140/64 का अगर मैं अंडर रूट लूँ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, इसका अंडर रूट लूँगा, 4 से काट दिया तो ये आ गया 35/16, अंडर रूट लूँगा तो ये लगभग 6 से थोड़ा कम आएगा, नीचे 4 आएगा, तो उत्तर 1.5 से थोड़ा कम आएगा, तो 1.48 इज द करेक्ट आंसर। मैं दोबारा बता रहा हूँ कैसे निकालना है, ध्यान से सुनना। हम पहले मीन निकालेंगे, मीन आ गया 19/4। अब इस 19/4 को हमें सब में से घटाना है और उसका स्क्वायर करके सम लेना है, और वेरिएंस निकालने के लिए जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देना है, तो वेरिएंस आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए उसका अंडर रूट ले लेंगे, बात खत्म, ठीक है, क्लियर है बात। अब थोड़ा सा हम ना थॉटिकल सवालों पे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे थॉटिकल सवाल पिछले स्टैटिस्टिक्स के पेपर में एसएससी द्वारा ही पूछे गए, जो एक स्टैटिस्टिक्स का अलग से पेपर होता है वो उसमें पूछे गए, उन सवालों के रिपीट होने के चांसेस हैं, उन सवालों के रिपीट होने के चांसेस हैं। देखो जैसे ये कि फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सामान्य वितरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कि मीन बड़ा होता है, मीडियन बड़ा होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मॉड मीडियन सब बराबर होते हैं। अच्छा, हमसे क्या इनका डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ भी पूछा जा सकता है? हाँ जी, पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने दीपक भाई प्री वाले बच्चों को इस वाले बैच में शामिल नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि उनको अलग लेवल से 10 क्लासेस लगेंगी स्टैटिस्टिक्स में। मेंस वालों को इसीलिए हमने एक 3.5 घंटे का प्रॉपर वीडियो दिया, और कुछ नई बातें जो उसमें नहीं थी वो यहाँ अलग से बता रहे हैं। अब आप देखो, ये 3 ग्राफ हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ इस तरीके का होता है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टॉप है वही सब कुछ है, वही मीन है, वही मीडियन है, वही मॉड है, यानी सब कुछ बराबर होता है, मीन मॉड मीडियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें लेफ्ट स्क्यूड में क्या है कि ग्राफ इधर की तरफ खिसक गया। अब इधर की तरफ और आपको याद भी उसी सीक्वेंस में रखने हैं कि भाई ये मीन आता है पहले, बीच में मीडियन आती है और फिर मॉड आता है, ठीक है। तो अब इसी सीक्वेंस में होगा, तो मीन क्या है, छोटा है मीडियन से, और मॉड से मीडियन छोटी है। ये याद रखना है किसमें, लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में। राइट स्क्यूड में क्या होता है कि ग्राफ इधर की तरफ खिसक गया। अब ग्राफ जब इधर की तरफ खिसका तो इस केस में क्या होता है, मीन बड़ा है। आप समझो, मीन क्या है, बड़ा है। ये इन्होंने गलत लिख दिया कि मीन बड़ा है मीडियन से और मीडियन बड़ी है मॉड से।
गलत लिख दिया है, यहाँ पे लिख लीजिए मीन। मीन बड़ा है सबसे, मीन मीडियन से बड़ा है, तो यहाँ पे लिखिए मीन, गलत लिख दिया, मीन और यहाँ पे मॉड, इतना करेक्शन कर लीजिए। तो ये तीनों जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन तीनों पे सवाल पूछा जा सकता है। नॉर्मल में तीनों बराबर होते हैं, लेफ्ट में मीन बड़ा होता है, मीडियन तो हमेशा बीच में रहेगी, मीन छोटा होता है लेफ्ट में, और राइट वाले में मीन बड़ा होता है। पूछा जा सकता है ग्राफ में, इसीलिए कह रहा हूं आपको और बता के भेज रहा हूं कि भैया पढ़ के जाना ग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए मेजर ऑफ स्क्यूनेस, नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो इसका भी ग्राफ देख लीजिए। नेगेटिव वैल्यू का आया क्यों नहीं ग्राफ, हमने तो डाला था स्क्यूनेस। ये लो देखिए, नो स्क्यूनेस यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, कोई स्क्यूनेस नहीं है, किसी भी तरफ ग्राफ मोड़ आया कुछ नहीं है, तो मीन मॉड मीडियन बराबर होते हैं। पॉजिटिव स्क्यू नेगेटिव स्क्यूनेस क्या है, ये जो ग्राफ हमने पढ़ाया था यही देखो, आप मैच करो, ये क्या है इधर की तरफ, तो मॉड बड़ा है और मीडियन बड़ी है मीन से, यानी पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या है, ये जो हमने पीछे पढ़ा है यही क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है। लेफ्ट स्क्यूड का मतलब ही है पॉजिटिव स्क्यूनेस। बहुत घटिया टॉपिक है, पता नहीं कैसे लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। ये नेगेटिव स्क्यूनेस याद रख लेंगे, लेफ्ट पॉजिटिव है राइट नेगेटिव है, ठीक है, उल्टा है, और रिश्ता सेम है। देख लीजिए कि पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या है, मॉड बड़ा है यानी मीन छोटा है, मीन छोटा है। पॉजिटिव वाले में क्या है, मीन छोटा है। नेगेटिव वाले में ये इन्होंने कैसे लिखा है, मॉड बड़ा है, मॉड है पहले, मॉड बड़ा है, फिर मीडियन है, फिर मीन है, मीन सबसे छोटा है। इसमें क्या है, इस सीक्वेंस में है कि पहले मीन है, फिर मीडियन है और फिर मॉड है। इन्होंने गलत सही से बनाया नहीं है ग्राफ, बट कोई बात नहीं, मैं चेंज कर देता हूँ, पता नहीं क्यों मिस्टेक कर रखी है। ठीक है, अब सवाल में यही पूछा था, जरा देखना। नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए मेजर ऑफ स्क्यूनेस इम्प्लाइज, बताना क्या उत्तर होगा 26 का, जल्दी से पूछा जा सकता है ये सवाल पेपर में। बता देता हूँ कब पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया है भाई साहब, पूछा गया है, ये हमने बता ही दिया। नेगेटिव स्क्यूनेस पता नहीं कभी पूछा गया है, मुझे भी पता नहीं है कब पूछा गया, अभी बता दूंगा, क्योंकि मैंने 2015 तक के सवाल निकाले हैं। विच डिस्ट्रीब्यूशन हैज द सेम मीन मॉड मीडियन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सवाल भी पूछा गया है, कई बार ये सवाल पूछे गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले। चलो कोई नहीं, अब तो आप कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेफ्ट नेगेटिव है और राइट पॉजिटिव है, उल्टा कर दिया सर। उल्टा कर दिया क्या, हो सकता है उल्टा कर दिया, एक बार मैं देख लेता हूँ, एक बार देखता हूँ, एक सेकेंड। लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने भी ये सब चीज़ें पहली बार ही पढ़ी, मेरे को भी नहीं पता था, कभी आया ही नहीं मौका पढ़ने का। नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट स्क्यूड होता है नेगेटिव स्क्यू, लेफ्ट वाला नेगेटिव स्क्यू होता है, सही तो है, गलत लिख दिया था हमने, सही बोल रहा है बच्चा। लेफ्ट वाला नेगेटिव स्क्यू होता है और राइट वाला पॉजिटिव स्क्यू है। तो नेगेटिव में क्या होता है, मीन छोटा होता है, यही सवाल है, नेगेटिव में क्या होता है, मीन छोटा होता है और मॉड बड़ा होता है मीडियन से, और मीडियन बड़ी होती है मीन से, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो करेक्ट कर दिया, इसको याद रख लेना भाई अपने हिसाब से, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे के सवालों पे चलता हूँ,
आप ये सवाल देखो, ये पूछा गया था कि कारखाने में कर्मचारियों की आयु की आवृत्ति वितरण ये है, तो पूछा गया इन्होंने फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वैल्यू ऑफ मॉड पूछा है, तो मॉड निकाल लेंगे। अब जैसे यहाँ पे वो फॉर्मूला या वो तरीका नहीं लगेगा, हमें पता है कि इस क्लास में होगा 3.5 से बड़ा, 4.5 से छोटा, तो सारे ऑप्शन ही यही हैं एक को छोड़ के, यानी ये उत्तर नहीं होगा बस, बाकी ए सी डी में से कुछ भी हो सकता है। तो आपने ऐसा पढ़ा भी, मैंने आपको बताया भी कि मॉड कैसे निकलता है, छोड़ रहा हूँ इस सवाल को। अच्छा, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा कि द मीन और वो एप्पल वाला कह रहा हूं मैं। देखो भाई, ये सवाल आप में से कोई बच्चा कर लेगा क्या? द मीन डेविएशन एंड द कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। आप में से कितने सारे लोगों को ये पता है कि कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है? आप में से किसी को पता है? आप पढ़ के आए हैं? कर लेंगे ऐसा सवाल पेपर में आएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता आपने पढ़ा होगा, तो लिख लीजिए। ये सवाल पेपर में आया हुआ है, और ये सवाल पेपर में कब आया है मैं बता देता हूँ। मेरे पास पेपर है, 2021 में आया है। 2021 में ये सवाल पूछा गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। तो देखो भाई, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होता है, क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, बहुत ध्यान से समझना, ये रट के जाना है पेपर से पहले। मीन डेविएशन बराबर होता है कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बराबर मीन डेविएशन अपॉन मीन, अपॉन मीन। ठीक है, आप बताओ, मीन तो एवरेज ही होता है, तो इन्होंने 4 पदों का योग दिया है मुझे। अगर मुझे सबका मीन पता चल जाए पांचों का, तो मैं निकाल सकता हूं आराम से। तो आपको पता है कि ये सवाल में दे रखा है 0.4 और ये सवाल में दे रखा है 1.2, तो मैं कह सकता हूं यहां से मीन कितना आ रहा है जी? 3 आ रहा है मीन। और अगर मीन 3 है तो सम कितना आ जाएगा? अगर एवरेज 3 है 5 टर्म का, तो आप कहेंगे 15 आ जाएगा। इस 15 में 4 टर्म का सम 10 दे रखा है, तो चौथी टर्म कितनी हो जाएगी? 5वीं टर्म 5, यही आंसर है। कर लेंगे अगर ऐसा सवाल कभी आएगा तो, कभी ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे भाई। किसी को डाउट इस टाइप के गंदे सवाल में तो बता सकता है, कह सकता है। 2020 में आया था ऐसा कोई सवाल, 2020 में भी कई सारे सवाल आए हैं, देखते हैं इनको भी निपटाते हैं। ठीक है, कर लेंगे। कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बराबर होता है मीन डेविएशन अपॉन मीन। आगे बढ़ते हैं। आप ये देखेंगे, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति का वर्णन है, मॉड पूछ रहा है, तो बहुत आसानी से मॉड निकाल सकते हैं। आपको पता है मॉड इस क्लास में होगा 5 से 7 के बीच में होगा, सारे ऑप्शन ही। तो बार बार एक ही बात बताने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, फिर भी देख लो। मॉड बराबर, मुझे भी डायरेक्ट याद हो गया, तो मॉड क्या होगा? 5 प्लस लोअर क्लास, और क्या था उसकी फ्रीक्वेंसी? 4, उससे एक पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 बटे 4 दूनी 8 माइनस 1 माइनस 2 इंटू ये कितना है? क्लास इंटरवल 2, तो ये आ जाएगा जी 5 प्लस 3 दूनी 6 बटे 5 6.2। तो आराम से मॉड निकाल सकते हैं, मॉड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मौखिक निकल सकता है मॉड, मौखिक कोई भी बच्चा निकाल लेगा। अच्छा, ये सवाल ये किस किस को पता है कि द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होता है? ये दोनों में होता है, अबाउट मीडियन भी होता है और अबाउट मीन भी होता है। देखिए, अगर आप कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हो उसके मीन से भाग करके, मीन डेविएशन, और अगर आपको मीन से चाहिए तो आप डिवाइड करोगे मीन से, अगर आपको मीडियन से चाहिए तो आप डिवाइड करोगे मीडियन से। बात इतनी सी है। ठीक है, तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो हम मीडियन के ही अबाउट मीन डेविएशन निकालेंगे और भाग भी किससे करेंगे? मीडियन से। बीच द करेक्ट आंसर, रट के जाना। अगर यहीं पे अबाउट मॉड होता तो हम फिर मॉड लेते। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अपॉन मीडियन इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, एक ये सवाल है, छोटा सा ही सवाल है, लेकिन अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे पेपर में। ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डेटा इज 10, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50, देन द मीन ऑफ द डाटा क्या होगा?
ये किस किस को पता है? तो देखिए, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि CV बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन, एक्स बार से डिनोट कर दूं, इंटू 100। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है? 50। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 10 गुणा 100 बटे एक्स बार यानी मीन। तो एक्स बार यानी मीन यहां से कितना आ जाएगा? 20। यही उत्तर है। तो जो चीज़ें आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, जो आपको पढ़ के जानी है पेपर में, वो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको देख के जानी है। ये सब सवाल पेपर में पूछे गए। अच्छा, अगर हम मीन डेविएशन निकालना चाहें अबाउट मीन तो कैसे निकलेगा, उस पर भी एक सवाल देख लीजिए। कर लेते हैं क्या? नहीं करके बता दीजिए, अगर मैं ही मानता हूँ आपने पढ़ा है तो। द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द डेटा पूछ रहा है। देखिए कुछ भी नहीं है, पहले तो हमने मीन निकाल दिया इसका। सबसे पहले हमने क्या है? मीन निकाल दी। तो आप बोलेंगे कि जी मीन कितना आ जाएगा? सबको जोड़ देंगे, 3 + 6 + ये सम 72 आ रहा है। 8 टोटल टर्म है, 9 आ जाएगा मीन। मीन आ गया 9। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि डेविएशन फ्रॉम मीन कितना है। जैसे ये 3 है डेटा, 6 6 7 8 11 15 16, तो हमें देखना पड़ेगा कि डेविएशन फ्रॉम मीन है कितना, यानी कितना दूर है ये, कितना खिसका हुआ है मीन से, डेविएशन फ्रॉम मीन। तो आप बोलेंगे कि यार 9 जो है वो 3 से कितना खिसका हुआ है? 6। और ये यहाँ पे 3 3 2 1 2 6 और 7, इतना ही डेविएटेड है ये मीन से, इतना दूरी पे इधर या उधर। ठीक है, हमने इन सब का सम ले लिया। मीन डेविएशन पूछा है ना हमसे, तो मीन डेविएशन कैसे निकलेगा? इन सब का सम लिया, इन सब का सम कितना आ रहा है? 30। टोटल संख्याएं कितनी है? 8। 3.75 उत्तर आ गया। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लेंगे अगर पेपर में आता है तो। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लेंगे अगर पेपर में आता है तो। किसी को भी डाउट है तो बता देना। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी ऐसी है जिसको डाउट है तो बता देना। कोई भी बॉडी अगर ऐसी है जिसको डाउट है तो। अड़तीस सम आ रहा है यार, ये लड़का कह रहा है। 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 और 2 15 और 2 17 और 13 30 ही आ रहा है। आपका गलत आ रहा होगा फिर, 30 ही आ रहा है, आपने मिस्टेक कर दी होगी कोई। आदित्य
रात में नींद नहीं आई है आज। क्यों नहीं आई इंदिरा नींद? टेंशन मत लो। लेकिन मैंने तुम लोगों के लिए रास्ता तो पता है सटीक कर दिया है। मेंस में घपला होगा नहीं। अभी मेंस में इस साल कोई स्कैम होगा नहीं, ना कोई स्क्राइब बैठ पाएगा, ना कोई और एसएससी गड़बड़ कर पाएगी। बहुत सतर्क हो गई है एसएससी, बहुत सतर्क। आप लोगों को इसके लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि आपके लिए भी मैंने रास्ता बड़ा क्लीन चिट किया है। कल देखते जरा जब एसएससी को डांट पड़ रही थी, जो उनका सेंटर हेड था जो एग्जाम कराता है। अभी हमने पढ़ाया था कि किस डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होता है जहाँ पे सेम मीडियन मॉड सब कुछ बराबर होते हैं, तो आपको पता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। अच्छा, ये कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना जानते हो आप कैसे निकलती है? कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, ये सवाल कब आया है? 2019 में। आप सोचो कभी संभव था कि ऐसा हो पाए? कभी आपने सोचा नहीं होगा कभी कि ऐसा भी हो सकता है। लोग कहते थे एसएससी के इतिहास में ये चीजें होती हैं पहली बार। इन्हें कहते हैं कि इतिहास में पहली बार। अभी भी सर फट रहा है यार, रात 3 बजे तक लोगों की पिटीशनें तैयार करवाई हैं। इंदिरा, मुझे इंटरनली पता चला कि 3,000 लोगों को नोटिस गए। 3,000 लोगों को नोटिस गए स्क्राइब वाले। लगता है वो अब स्क्राइब लेके बैठ पाएंगे अपना? अगर एसएससी को 3,000 पे डाउट हुआ है तो ये छोटी बात नहीं है। करेंगे दीपक भाई, हर चीज पे बात करेंगे। ऋचा मैम ने भी बहुत मेहनत की डेटा बनाने में, डेटा निकालने में। रात पूरी टीम ने 3 बजे तक बनाया बैठ के। ये बात सही है इंदिरा भाई कि अगर वो स्क्राइब के साथ पेपर थे तो उनकी तो 3,000 वैकेंसी डन ही थी। ये बात भी फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट कह रहे हो आप। देखो, अब हमने कहा कॉफिशिएंट ऑफ रेंज हमने नहीं सीखा, तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलता है? बड़ा सिंपल है कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ये एक्सएम। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 10। एक्स जीरो या एक्स एन कर लो। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज होता है, ऑफ रेंज में कुछ होता ही नहीं है। ये होता है एक्स एम माइनस एक्सओ बटे एक्स एम प्लस एक्सओ। पूरी छुट्टियां ऐसे ही निकल गई, मैं कहीं नहीं गया पिछले 2 महीने में। इतनी जगह जाना था, ना न्यू ईयर सेलिब्रेशन, ना ही कुछ। कश्मीर में भी एक मेरा स्टूडेंट है, वो बुला रहा था बेचारा, लेकिन वो जा ही नहीं पाया कहीं। इसी एसएससी की। अगर मुझे पहले पता होता ना तो हम लोग ये ट्विटर ट्विटर खेलते ही नहीं। उस वक्त सब कुछ सही कराते। ट्विटर ट्विटर ना खेल के ना पहले ही सारी चीज़ें शॉर्ट हो जाती, बच्चों को भी प्रॉपर टाइम मिल जाता। क्योंकि हमारी मेरिट तो तगड़ी थी, बट वही था ना, उस टाइम पे कोई साथ भी नहीं आ रहा था देने के लिए, पता है। अकेले ही हिम्मत जुटानी पड़ी। जब थोड़ी सफलता मिली तो लोगों ने थोड़ा सा साथ देना शुरू किया, बात करना शुरू किया। शुरुआत की लड़ाई तो पूरी अकेले ही लड़नी पड़ी। लेफ्ट वाला हमने सही लिखा था ना, नेगेटिव लिखा था लेफ्ट वाले में। लेफ्ट वाला नेगेटिव है, ठीक है। इस तरीके से है, चढ़ रहा है ऊपर, यानी मीन छोटा है मीडियन से, मॉड से, ठीक है।
उसके बाद पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक है। ये सवाल देखना जरा एक, अभी जो पूछा है ये कह रहा है कि मीन बड़ा है मीडियन से। मीन अगर मैं लिख देता हूँ ये सारी बातें ना, कि अगर मीन बड़ा है मॉड से तो पॉजिटिवली स्क्यूड है। सही लिख रहा हूँ, बताना जरा। और अगर मीन छोटा है मॉड से तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। और अगर मीन बड़ा है मीडियन से तो भी ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। दोनों से बड़ा होता है मीन। और अगर मीन छोटा है मीडियन से तो ये नेगेटिवली स्क्यूड होता है। तो हमसे सवाल में कह रहा है कि मीन बड़ा है मीडियन से, बड़ा है मॉड से, दोनों से बड़ा है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। नेगेटिव स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड तो एक ही बात हो गई, यानी कि राइट स्क्यूड होगा। 42। बोलो भाई, सही है कि नहीं? क्या आंसर दिया 42 का? डी, सही है, राइट स्क्यूड, सही है। चलिए अब सही है, अब सही है, एकदम क्लियर है, कहीं कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम 2018 के सवालों पे। 2018 में कोई सवाल अगर पूछा गया है तो कैसा पूछा गया है ये देखो। द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछा है। हमने एक सवाल अभी पीछे किया था अबाउट मीन। अब अगर अबाउट मीडियन पूछा है तो कैसे करेंगे, बताओ जरा। तो आप कहेंगे कि जी पहले इसकी मीडियन निकालनी पड़ेगी। टर्म्स कितनी है? n बराबर 7। मीडियन क्या होगी? तो आप कहेंगे 7 + 1/2 यानी 4th टर्म होगी, जब आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब वो 4th टर्म असेंडिंग ऑर्डर में 52, 66 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 70 आ गई। मीडियन कितना आ गया? 70। ठीक है, अब हमने इधर डेटा लिखा अपना। डेटा क्या है? 52, 56, 66, 70, 75, 80, 82। ये डेटा लिखा हमने। और आपने कहा डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल देते हैं। डेविएशन अबाउट मीडियन, तो आप बोलेंगे कि जी ये हो जाएगी 70 52 से कितना बढ़ा है? 18, 14, 4, 0, 5, 10, 12। सम कितना आ गया? 63। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आ जाएगा? 63। टोटल टर्म कितनी थी? 7। उत्तर आ जाएगा 8। जहाँ पे देखिए मीडियन से पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? मीडियन से देखेंगे कितना गैप है, ठीक है, और डिवाइड कर दिया टोटल टर्म से। कितना आ गया? 7 9 63, 9 उत्तर आ गया। बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है तो। मॉड निकालना हमने सीख ही लिया। 28 है तो 40 से बड़ा होगा, 40 से बड़ा एक ही ऑप्शन है। ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं। एक बार और ऐसा सवाल आया पेपर में जहाँ पे वो साफ साफ पता चल रहा है कि अगर 28 फ्रीक्वेंसी है तो 40 से 50 के बीच में, और 40 से 50 के बीच में एक ही ऑप्शन दे रखा है मॉड निकालने का। तो ऐसे केस में हमें मॉड निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधे उत्तर लगा सकते हैं 46.36। बात समझ गए कि नहीं? और कोई सवाल जो पूछा गया? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा ही दिया। मीडियन फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो निकाल ही लेंगे, ये सब सवाल तो आसान है, ये छोड़ दे रहा हूँ, पिछली क्लास में ही कराया था। RW
ये देखना जरा, ये पूछ रहा है कि फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ विच टाइप, किस टाइप का ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सवाल 2017 में पूछा गया है, सीजीएल में 2017 में पूछा गया। देखिए हमने क्या किया, इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली CF, तो 4, 7 और 4 11, 11 और 11 22, 22 और 16 38, 38 और 23 61, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं वो लेस देन हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। आप देखो लेस देन है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, तो क्या उत्तर आ जाएगा। आता है आपको ऐसा सवाल करना? पीछे भी हम देख रहे थे ना, ऐसे बहुत सारे सवाल किए थे हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले। यार ये मेरी भी ज़्यादा समझ में आने का सवाल। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी पढ़ना पड़ेगा इसको, मुझे सवाल में भी थोड़ी गड़बड़ लग रही है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ विच टाइप, लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, 0 से 5, 0 से 10। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ये हमने गड़बड़ भी कर दी ना इसमें थोड़ी सी, मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये 0 से 5 की फ्रीक्वेंसी है, वो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं इसे 0 से 5 की निकालता, 0 से 10 तक 7 है, तो आप कहते ये 4 आती और ये 3 आती, ये 3 और 11 में 7 गए, फिर ये 4 आती, 16 में से 11 गए, फिर ये 5 आती, और 23 में से 16 जाते 7, 4 3 4 5 7, फिर मैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता तो 4 और 3 7, 4 और 3 नहीं, ऊपर वाली तो 4 ही आ जाती, 4 और 3 7, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 7, 14 और 7 21, क्योंकि वो 0 से 5 तक की क्लास है ना। डिस्क्रीट मीन्स कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी नहीं है ना भाई। आप देखो 0 से 5 है, फिर 0 से 10 है, फिर 0 से 15 है, फिर 0 से 20 है, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा भी नहीं है। उत्तर इन्होंने क्या दे रखा है इसका, एक तो केवल उत्तर दिया हुआ है बदतमीजों ने, और कुछ नहीं दिया। ये कह रहे हैं ऑप्शन ए होगा उत्तर, लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी आप इसको समझ लेना, मेरे को भी ये ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है कि लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे इसका आंसर आ रहा है। देख लेना, अभी लिख लो कि एज इट इज सवाल आ जाए पेपर में तो आप लगा पाओ, ठीक है। और आ सकता है एज इट इज फ्रीक्वेंसी वाला सवाल, इसीलिए बता रहा हूँ पहले, ठीक है भाई। चलो अभी ए उत्तर बता दिया मैंने, आप देख लेना। अभी 18वां सवाल था कि भाई इन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट द मीडियन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। बता सकते हो, डेटा का यूज करके, कोई टेबल नहीं दे रखी, कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ डेटा का यूज करके आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। बताना, निकालना जरा 1 सेकंड में उत्तर क्या होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि लोअर लिमिट दे रखी है, तो मीडियन का फॉर्मूला होता क्या है। आप कहेंगे जी मीडियन का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट यानी 40,
प्लस n/2, कुल आवृत्ति दे रखे 120/2, माइनस फ्रीक्वेंसी, मीडियन वाली की फ्रीक्वेंसी कितनी है, पोस्ट मीडियन कितनी है, जो से एक पहले की होती है तो 37 बटे माध्यिका मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 35 और कक्षा की चौड़ाई कितनी है 20। तो ये आ गया जी 40 गुणा प्लस 60 में से 37 गए, 23 गुणा 20, 23 दूनी 40, 460 या 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 23 चौक 92/7। तो आप कहेंगे कि जी 40 प्लस 7 को 92 से करेंगे, 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91, 13.1 यानी 53.1 उत्तर आ जाए। निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आसान सवाल था, ऐसा बार बार बता भी रहे हैं। चले, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी आपको सिखा दिया था, पीछे एक सवाल दिया था, ये सवाल भी एज इट इज आ सकता है और ऐसा ही कुछ कुछ वो सवाल था। तो कैसे निकालते हैं एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ। मीन निकाल दिया पहले, x बार 6 और 4 10 5 15 और 2 17/4, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो वो निकालेंगे 17, 4 पंजे 20 यानी 3/4, 3 3 9/16, 6 चौक 24, 24 का मतलब हो गया 7 7 49/16, ठीक है। फिर 4 चौक 16, 1/16, फिर 2 चौक 8, 81/16, ठीक है। कौन भाई? हो गया, कितना हो गया जोड़ के 49 और 81 कितना होगा 90 और 10 100 140, 140/16 यानी 35/4। अब आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अंडर रूट के अंदर सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे 4। तो सेम उत्तर आ रहा है अंडर रूट 35/16 हो जा रहा है, 35 का मतलब लगभग 6 से कम और ये 4, तो ये 1.5 से कम 1.4 आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो गैस नहीं करना है, एग्जैक्ट निकालना है। आगे बढ़ते हैं। आप ये सवाल देखिए, मानक विचलन की गणना करें यदि अवलोकनों के एक निश्चित सेट का माध्य 20 दे रखा है और समान अवलोकनों के वर्ग का माध्य 50 दे रखा है। ये कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द मीन ऑफ ए सर्टेन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20 एंड द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सेम ऑब्जर्वेशन इज 500। देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि जी सिग्मा डी बटे एन 20 दे रखा है और सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन 500 दे रखा है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर लिख लीजिए सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा डी बटे एन का स्क्वायर। तो अंडर रूट में लिखो 500 माइनस 20 का स्क्वायर 100, 10 उत्तर आ जाएगा। ये सब चीजें पढ़ के जाओ, अगर ये सब चीजें नहीं पढ़ के जाओगे तो कुछ नहीं हो सकता भाई तुम्हारा। अगर ये सब चीजें नहीं पढ़ के जाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऋचा दीदी, स्क्रीन ब्लैक हो गई थी ना, तो अब लिख लो फॉर्मूला कि आपको सिग्मा डी बटे एन दिया हुआ है 20, सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन दिया हुआ है 500, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा डी बटे एन का स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है, किसी को डाउट है तो बताओ, कर लेंगे, ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे। ये कह रहा है निम्नलिखित डेटा के लिए सीमा के गुणांक की गणना करो, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज पूछ रहा है। तो मैंने अभी सिखाई थी आपको कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना, बार बार एक ही बात सिखाऊंगा तो फिर आप पिटोगे बहुत मुझसे। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज पूछ रहा है ना, हाँ कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। तो क्या बताया था मैंने, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना आपको, सबसे बड़ी संख्या 12, सबसे छोटी संख्या 3, 12 माइनस 3 बटे 12 प्लस 3, यानी कि 9 बटे 15। तो कितना उत्तर आएगा, 0.6। और हमेशा याद रखना कि इसका कॉफिशिएंट ऑफ रेंज हमेशा लेस देन 1 ही होगा। तो ये उत्तर नहीं हो सकता था, ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि आपको पता है नीचे बड़ी संख्या आ रही है, ऊपर छोटी संख्या आएगी। बोलो भाई, कर लेंगे ऐसा कभी सवाल आता है तो। ये सब चीज़ें मुझे बतानी थी, इसीलिए मुझे क्लास लगानी पड़ी, पता है आज, नहीं तो मैं लगाता नहीं। चलो एक सवाल और लिख लो, इन्होंने दिया नहीं है क्या ये सवाल, हाँ दिया है, ये सवाल देखना जरा पहले, ये कर लो। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल गई। अब ये सवाल कर लो, ये कह रहा है इफ़ द मीन ऑफ ए सर्टेन सेट ऑफ डाटा इज 16, यानी x बार दिया है 16, वेरिएंस दे रखा है 4, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछ रहा है क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछ रहा है क्या होगा। देखिए आप सबको एक बात पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ST बराबर होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। अब वेरिएंस 4 है तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बराबर होता है सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन गुणा 100। पीछे भी मैंने अभी ये बात बताई थी, सेम फॉर्मूला, तो 2 बटे 16 गुणा 100, 12.5। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिलबर, मेरा एतबार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी प्यार कर लो। सर आफ्टर विच वी डोंट नो व्हेन वी कैन सी लाइव योर क्लासेस बट ऑलवेज एडमायर यू। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो यार, क्लास चलती रहेगी, बेसिक क्लासेस पढ़ाते रहेंगे, क्या दिक्कत है, और नई नई चीज़ें तो आपको सिखानी है ना, सिखाते रहेंगे यार, कैसी बातें कर दी आप, ऐसे इमोशनल मत करो इंदिरा साहब। हाँ मैं तो ये कहना भूल गया कि आज मेंस की आखिरी क्लास है, मुझे खुद ही खराब लग रहा है। एक सवाल ये इन्होंने लिया है, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द मार्क्स ऑफ द डिवीजन 1 विच है 60 स्टूडेंट, व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ द मार्क्स ऑफ द 2 डिविजन्स कंबाइंड। डिफरेंस पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ द मार्क्स ऑफ द 2 डिविजन्स कंबाइंड। हिंदी में गलत लिखा है, इंग्लिश तो ठीक है, हिंदी में गलत लिखा है, इंग्लिश तो ठीक है, बट ये सवाल मुझे नहीं लगता पेपर में आएगा, इसको छोड़ के जा रहे हैं, हटाओ, नहीं आएगा, जब हमने कह दिया तो नहीं आएगा। ये देख लो, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉड एंड मीडियन ग्राफिकली वन कंसीडर्स, ये बताना है ग्राफिक रूप से मॉड और माध्यिका के निर्धारण के लिए कोई इस पर विचार करता है, तो क्या चीज़ है जो इस पर विचार करती है। ये सवाल आया है दोस्त, बता देता हूँ आपको, फॉर द डिटर्मिनेशन, ये 2016 में आया था, बता सकते हैं, 2016 में ये सवाल आया था। तो लिख लो कि मॉड और मीडियन को जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है वो हिस्टोग्राम और ऑजाइव ग्राफ्स करते हैं। ये 2013 में भी ऐसा सवाल पूछा गया था जब स्टैटिस्टिक्स सिलेबस में नहीं थे, ठीक है, क्योंकि हिस्टोग्राम और जो ये एरिया डायग्राम्स होते हैं ये ही ग्राफिकल मेथड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने का। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा हिस्टोग्राम एंड ऑजाइव ग्राफ, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ये सवाल क्या है? ऐसा सवाल सीपीओ के एग्जाम में एक बार पूछा गया था, फिर उसके बाद नहीं पूछा गया। तो अप्रॉक्सीमेटेड मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आपको एक वीडियो खोलना है, अगर ये सीखना है तो, क्योंकि इस पे मुझे लगता है कि 1% चांस है सवाल पूछा जाएगा। तो आपको यूट्यूब पे जाना है और एक वीडियो ऐसे खोलना है कि डाटा इंटरप्रिटेशन एंड मीन मॉड मीडियन बाय अभिनय शर्मा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, मेरी सारी तैयारी हो गई है, तो आप ये कर के जा सकते हैं। मीन अभिनय, मीन मॉड, अभिनव क्यों आ रहा है इसमें, ठीक है, मीडियन। मैंने आपको स्टार्ट में बताया भी था इन 2 वीडियो के बारे में, अभी ये बता रहा हूँ। पुराना वीडियो है ये, मैंने एक नज़र अगर आपको इस पर डालनी है, बट मैं ये पढ़ा चुका हूँ तो इस पर नज़र डालना मत, ज़रूरत नहीं है इस पर नज़र डालने की, ठीक है। ये वीडियो देख लेना आप, ये वीडियो बहुत पुराना है। मीडियन क्लास, मीडियन स्ट्रेटेजी, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये डाटा इंटरप्रिटेशन पे मैंने पढ़ाया था, ठीक है। कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखता था मैं। ऐसा सवाल पूछा जाने की चांसेस है, ठीक है। तो बहुत लंबी क्लास नहीं है, थोड़ी देर की क्लास है, 20 मिनट में पूरी हो जाएगी, देख लेना एक बार। ये सवाल देख लो 29वां। ये कह रहा है वाइल कंप्यूटिंग द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी एज्यूम दैट द क्लासेस आर ऑफ इक्वल लेंथ। सही बात है, इक्वल लेंथ की क्लासेस ही हम लोग लेते हैं। आप बताओ, नहीं तो कैसे मीन निकाल पाएंगे ग्रुप डेटा का? बता सकते हैं सवाल का उत्तर क्या होगा? हिस्टोग्राम वाला सवाल हो गया। ये सवाल जो मैंने बताए हैं ना अभी आज की क्लास में, ये वो सवाल हैं जो एज इट इज पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो ये ध्यान रखना आप, ये मजाक नहीं चल रही है कोई, एज इट इज वाले सवाल लिए हैं, क्योंकि ये सारे सवाल एसएससी ने पूछे हैं। ये सवाल 2015 में पूछा गया है आई थिंक। बड़ी मेहनत करके मैंने ये सारे सवाल छांटे थे, बदतमीज। पूरी किताब लेके बैठा था मैं स्टैटिस्टिक्स की, पुराने पेपर्स की। क्या रहा इस सवाल का उत्तर? क्या हुआ? मैम आप हंस क्यों रही हो? अरे आप हंसो मत सर, पहले आप बुड्ढे एंड मोटू लग रहे थे एंड अरे यार, अभी तो मुझे बहुत सुधारना है यार, ऐसे बात नहीं बनेगी, अभी मुझे बहुत सुधारना है। ये आया नहीं है किसी एग्जाम में सवाल, बट ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, चांसेस हैं ऐसे सवाल पूछे जाने के, जो बेसिकली थ्योरी पे सवाल हैं, क्योंकि हमारे में सेंट्रल टेंडेंसी सिलेबस में दिया हुआ है। अब सेंट्रल टेंडेंसी दिया हुआ है तो उस सेंट्रल टेंडेंसी में कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्त। तो एक कुछ थॉटिकल सवाल हैं जो मैंने लिए हैं। तो ऑल द वैल्यूज ऑफ ए क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास, यानी सवाल का उत्तर क्या होगा? ये कह रहा है ना, वाइल कंप्यूटिंग द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम ए ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप डेटा में क्या होगा? द क्लासेस ऑफ आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। द क्लासेस ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, ये तो बिल्कुल गलत है, फ्रीक्वेंसी इक्वल क्यों होगी? ऑल द वैल्यूज ऑफ ए क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास। अच्छा अच्छा, आप समझो ना, आप एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी होती है 3 और यहाँ पे 10 से 20 की क्लास होती है, तो हम क्या मान लेते हैं? मिड पॉइंट मान लेते हैं 15, यानी हम इन तीनों वैल्यू को 15 मान लेते हैं, तभी तो 3 गुणा 15 करते हैं। तो जब भी अर्थमेटिक मीन निकलता है तो हम ऑल द वैल्यूज ऑफ ए क्लास को इक्वल मान लेते हैं मिड पॉइंट वैल्यू के। सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, बताइए, पार्थ सिंह ने एकदम उत्तर बताया।
हाँ नीलेश भाई बिल्कुल बढ़ा देता है। वैलिडिटी वगैरह की आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं यार, ऐसे चिंता की बात क्या है। वैलिडिटी बढ़ा देता हूँ कोर्स की, एकदम चिंता मत करो यार। ये सब चीज़ें जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ मैं कभी मना करूँगा क्या। मैंने अपनी जेब से, वो भी इन हालातों में, आपको पता है कितना पैसा लगा दिया है इस कोर्ट केस और इन सब चीज़ों में, आप सोच नहीं सकते। मैंने सोचा ठीक है यार, भगवान की कृपा रहेगी तो कहीं ना कहीं से चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। यूजुअली मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बिल्कुल भी सही नहीं है, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इससे पहले एक और सवाल आना चाहिए था यार, नहीं आएगा। नहीं, ठीक है। क्योंकि मीन जो होता है, मीन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मीन थोड़ा रिजिडली डिफाइंड है, बहुत ज़्यादा रिजिड है। तो जो भी चीज़ रिजिड होती है वो बेस्ट मेजर नहीं हो सकता है। कौन सा ट्रू है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। यूजुअली मीन द बेस्ट मेजर ऑफ, ए इज द करेक्ट आंसर। मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन के बारे में ये भी लिख लीजिए कि मीन इज रिजिडली डिफाइंड। आप मीडियन में तो देखते हो कि मीडियन में तो सही नहीं है। क्यों नहीं है मीडियन में सही? मान लो ये तो 2 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, फिर आपने यहाँ लिख दिया 8, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 100 लिख दिया सीधे। तो आप देखते हो कि बढ़ रही है संख्या इधर, बट मीडियन पे फर्क नहीं पड़ता अगर इधर उधर की संख्या बढ़ती है, बट मीन पे पड़ेगा। तो मीन यानी एक्चुअल मेजरमेंट है सेंट्रल टेंडेंसी में, ठीक है। सगुप्ता सिंघा कह रही है प्लीज इग्नोर मत करो। अरे मैं क्यों इग्नोर करूंगा आपको, और क्या है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे ज़्यादा कौन सा यूज किया जाता है? तो अर्थमेटिक मीनिंग किया जाता है सबसे ज़्यादा, यही बेस्ट भी है, ठीक है। जो यूनिकली डिफाइन नहीं होता, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, तो वो मॉड होता है। मॉड यूनिकली डिफाइंड नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। सबसे ज़्यादा मुश्किल किसको निकालने में आती है? आप तो देख रहे हो मीन मॉड मीडियन को तो निकालने में आती नहीं है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी निकालने में आती है ज्योमेट्रिक मीन को, जो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, निकालना ही नहीं है हमें ये बदतमीज तो, ठीक है। अब कुछ एक सवाल होमवर्क में देने होंगे, जैसे ये सवाल आप करके जाना, एक बार प्रैक्टिस के लिए निकाल लेना कि मीन कैसे निकलता है, मीडियन कैसे निकलती है। दोनों चीज़ें मैं बता चुका हूँ, फॉर्मूला भी दिखा चुका हूँ, हर एक चीज़। कुछ एक सवाल आंसर्स बता देता हूँ इनके, ताकि आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगी। आंसर इसका दिया हुआ है इन्होंने सी, सी आंसर दिया हुआ है, प्रैक्टिस हो जाएगी सी। जो जो सवाल करा चुके हैं वो सब होमवर्क में देता जाऊंगा। 42 में क्या पूछा है? मीन एंड मॉड पूछा है, तो इस सवाल का उत्तर इन्होंने दिया हुआ है सी, ये भी सी है। तो कर लीजिएगा एक बार, आदत हो जाएगी, अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन मॉड मीडियन सब बराबर होते हैं आपस में, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने सीखनी है, करनी है। मीन डेविएशन मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि और मुश्किल चीज़ें पूछी जाएंगी। मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल दी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ, अभी आपको बताया। तो RW में लिख लीजिए। क्या पूछा इन्होंने? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसका उत्तर आएगा, पहले वाले का उत्तर आएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का 174.44। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का उत्तर आएगा 173.44। फिर आपसे ये भी पूछा है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो दोनों केसेस में अलग अलग आएगा दोनों का, एक का पहले वाले का आएगा 0.47 और दूसरे वाले का 0.48, ठीक है।
तो ये उत्तर बता दिया, आप खुद से करना आप, अगर आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस करनी है, वरना जितना मैंने सवाल कराए हैं इनमें से ही कोई ना कोई सवाल फंसेगा। ये कह रहा है फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इन द फॉलोइंग सीरीज। तो अभी आपको पता है कि मीन डेविएशन का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा। तो जब आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालोगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालोगे पहले तो दोस्त वो आ जाएगा आपका 15.1। फिर जब आपको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो पूछा है वो निकालोगे तो आपको 15.1 को मीन से भाग करना पड़ेगा, जो 36.5 आएगा, जोड़ के भाग करेंगे और उत्तर आ जाएगा 0.41। तो करना चाहो तो कर लेना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ये सेम सवाल है, अब बार बार एक ही चीज़ बताने का कोई मतलब नहीं है। उत्तर बता देता हूँ इसका। इस सवाल का उत्तर है, यही था ना पीछे वाला। अच्छा मैंने गलत तो नहीं बता दिया, एक मिनट। ये जो मैंने बताया ना, ये अगले वाले सवाल का उत्तर बता दिया मैंने, शिट। इस सवाल का जो उत्तर है वो आ रहा है 1.5 और अगले वाले सवाल का जो उत्तर है वो आ रहा है 0.41। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले लिखा लिए तो कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात या चिंता की बात नहीं है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखा चुका हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखा चुका हूँ। इस सवाल का निकाल के देखिएगा, एज इट इज पेपर में आ सकता है, 4.18 उत्तर आ जाए। ठीक है, और किसी में पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन? इस सवाल में भी स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, तो इस सवाल का उत्तर आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन का 13.26। कई कई सवाल ले लिए हैं मैंने, बट आपको एक एक सवाल से, अरे अरे विधि जी, इंदिरा भाई मैं अभी बता देता हूँ आपके सवाल, आप मेरे वाले नंबर पे मैसेज करो यार, मेरे वाले नंबर पे मैसेज करो इंदिरा भाई। 13.45 आ रहा है। अगर कोई सवाल आएगा तो ये मान लो इन्हीं में से आएगा, इसी किताब से सवाल आने हैं, इसी किताब से सवाल आने हैं। तो जो भी सवाल अगर पूछा जाएगा तो यही पूछे जाएंगे, इसमें एनसीईआरटी से लेकर के सारे सवाल गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, यहाँ भी उत्तर आ रहा है 16.67। ठीक है, अब मैं बस उत्तर बता के आपको छोड़ रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। इस सवाल में कुछ है, ज़रा मुझे बताओ आप ही कि हाँ भाई इस सवाल में कुछ है। अभी तो सिखाया ही है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। क्या उत्तर आ रहा है बता देता हूँ। सी, ये निकाल लेना, जिनका छोटा छोटा आंसर आ रहा है ये तो एटलीस्ट निकाल ही लेना। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज? तो आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना मैं सिखा चुका हूँ, और इस सवाल का उत्तर आ रहा है 72.46, 72.46। ये कह रहा है कि रेंज ऑफ एक्स इज टू व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ 3x प्लस 50। ये भी सवाल पिछली क्लास में सिखा चुका हूँ। रेंज बी आंसर आ रहा है 6। यह निम्नलिखित व्हाट द वैल्यू ऑफ द मीन डेविएशन अबाउट मीन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन? आंसर आ रहा है जी 1.44। ठीक है, व्हाट द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन? एक ही सवाल है, एक जैसे सवाल है, उत्तर आ रहा है 35। करना चाहो कर लेना, वरना जितना मैंने सवाल बताए उतने काफ़ी हैं। मीन डेविएशन अबाउट मॉड पूछ रहा है, मीन डेविएशन अबाउट मॉड, और उत्तर आ रहा है बी। ठीक है, व्हाट द स्टैंडर्ड डेविएशन? फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पे तो सवाल ही मान के चलो कि पिछले साल भी पूछा है, इस साल भी पूछेगा। मुझे जो फील आ रहा है वो यही आ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे सवाल पूछा जाएगा, लेकिन बस ये है कि हमसे अंडर रूट ना निकलवाए, ऐसे ही सवाल दे दे कि अंडर रूट 42, तब तो मज़ा भी है। ठीक है, इस सवाल का उत्तर आ रहा है 6.07 और इस सवाल का उत्तर आ रहा है 2.37।
मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और सवाल था जो मैं आज की क्लास में लेके आया था। अगर आपको लगता है, आई गई कॉल कोड से। हेलो, हाँ सुजी। कौन कौन सा एडवोकेट? अच्छा, एसएससी वाला। तो आपने बात नहीं की उससे? मान रहा था इस बात को कि गलती है। आपको रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी यार ये बात। नहीं नहीं भाई, तो आपका काम है तो आप गलत को सपोर्ट करोगे? यार मैं होता ना आंसू जी, खेल कर देता, उसको कन्विंस कर देता कि हाँ हम एक लिस्ट जारी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, एग्जाम उनका एडमिट कार्ड रेडी है? भाई ठीक है, मैं इस पे वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो। हाँ। ओहो, करवाओ यार, इसको करवाओ। मैं पहुंचता हूँ टाइमली, ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूँ आपको, क्लास से बस निकल रहा हूँ। बताओ, इससे बड़ी बात क्या होगी कि एसएससी का लॉयर बोल रहा है कि इस पे गलती तो है, बट हम क्या करें, हमें तो बोलना पड़ता है। लॉयर बोल रहा है एसएससी का कि ये एसएससी ने गलती तो की है। बताओ, आप ही बताओ अब। और जो बच्चे कल वाले हैं उनका तो एडमिट कार्ड जारी होने वाला है अभी थोड़ी देर में। भैया सबका कर दो हे प्रभु, जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे उनका करो, जो फालतू है उन्हें निकालो बाहर। ठीक है, पूरी टीम हमारी कोर्ट में खड़ी हुई है, पूरी टीम, और सूंघ रही है कौन क्या क्या बात कर रहा है। हमारी टीम का पता है, हमारी टीम में कोई टैलेंट नहीं है। पता है एक क्या टैलेंट है? सूंघा है हमारी टीम, सूंघा। आपके अगल से निकल जाएगी, पता लगा लेगी आप क्या कर रहे हो। यही टैलेंट है हमारी टीम का। सूंघती है वो चीजों को, स्मेल कर लेती है बात क्या हो रही है। अभी तक इतने लोग जा रहे थे, कोई नहीं सूंघ पाया था लॉयर को एसएससी का। हमारी टीम ने उन्हीं को सेट कर दिया। बताओ भाई क्या चल रहा है तुम्हारा। चलो फिर मिलेंगे आपसे, 4 बजे बात होगी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय।